साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों में जो एडिटोरियल होते हैं और करंट अफेयर होते हैं उनको इसमें पूरे विस्तार के साथ संकलित किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यह शॉर्ट में हम लोग एपीडा के नाम से जानते हैं, ने वित्त वर्ष 2026 तक 2000 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज, जिसे क्या कहते हैं, मिलेट कहते हैं, कि निर्यात की योजना बनाई है। एपीडा कम से कम 100 देशों को मूल्य वर्धित और परिष्कृत जैविक मोटे अनाज उत्पादों का निर्यात करके यह लक्ष्य जो है प्राप्त करेगा। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो ये वैश्विक व्यापार में, मोटे अनाज के वैश्विक व्यापार में भारत जो है वो 5वें स्थान पर है। भारत मोटे अनाज के घरेलू उत्पादन का 1% से भी कम निर्यात करता है, मतलब जितना उत्पादन करता है उसका 1% से भी कम निर्यात करता है और बाकी कंज्यूम करता है। आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 में 460 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज के निर्यात का अनुमान था। मोटे अनाज के बारे में बात करें तो मोटा अनाज छोटे बीज वाली घास होती है, तो ध्यान रखिए कि छोटे बीज वाली घास है। इन्हें खाद्यान्न फसलों के रूप में उगाया जाता है। इन्हें मुख्यतः समशीतोष्ण, उष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि पर उपजाया जाता है। भारत मोटे अनाज का एक प्रमुख उत्पादक देश है। भारत एशिया के 80% और विश्व के 20% मोटे अनाज का उत्पादन करता है। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की प्रमुख फसलों में बाजरा, ज्वार, जिसे सोरघम कहते हैं, और फिंगर मिलेट, मडुआ या रागी कहते हैं। और इन फसलों में जो बाजरा है वो उसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भारत में। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा मोटे अनाज के प्रमुख उत्पादक राज्य रहे हैं। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मशीनों के अधिक इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फसलें सूखा भी सहन कर सकती हैं तथा सूखा प्रतिरोधी होती हैं। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकारी पहलें की गई, इनिशिएटिव लिए गए, उन इनिशिएटिव की बात करें तो इसको याद रखिएगा, भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2018 में मोटे अनाज का राष्ट्रीय पर्व मनाया गया था भारत के द्वारा, और मोटे अनाज को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे पोषण मिशन अभियान के तहत शामिल किया गया है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, पहले एपीडा की बात कर लेते हैं। एपीडा, तो एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये जो अधिनियम, इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से? 1985 के अधिनियम के तहत। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। इसके अलावा यह बाजारों के विकास में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यहाँ आगे बात करते हैं मोटे अनाज संधारणी कृषि और स्वस्थ विश्व के लिए जो दृष्टिकोण है उसके संबंध में। तो देखिए, मोटे अनाज से कई सारे फायदे हैं कई क्षेत्रों में, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, आपदा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। ये 4 मुख्य सुरक्षा इससे प्रोवाइड की जा सकती है। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा की बात करें तो वैश्विक जलवायु में बदलाव के साथ भुखमरी से निपटने के लिए सतत खाद्य स्रोत की आवश्यकता है। क्योंकि मोटे अनाज जो होते हैं ये सूखा प्रतिरोधी होते हैं और भी कई तरह की जो जलवायु संबंधी समस्याएं हैं उनको झेलने में सक्षम होते हैं। जलवायु संबंधी दबाव, कीटों के हमले और रोगों का सामना करने के में सक्षम होते हैं। दूसरा, पोषण सुरक्षा, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है इसमें। जैव सक्रिय यौगिकों की अधिकता होती है। बेहतर अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है इसमें। आपदा सुरक्षा की बात करें तो ग्लूटेन मुक्त, ये क्या होता है? ग्लूटेन मुक्त होता है। देखिए, शीलियक रोग में गेहूं का विकल्प होता है, क्योंकि गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेन होता है। निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा खाद्य स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त हृदय रोग के अलावा एनीमिया से ग्रसित और कैल्शियम की कमी का सामना कर रहे लोगों के लिए लाभकारी होता है। आर्थिक सुरक्षा देखें तो जलवायु प्रतिरोधी फसल होता है, किसानों के लिए सतत आय के स्रोत के रूप में कार्य करता है, उत्पादन के लिए कम निवेश की जरूरत होती है और मूल्यवर्धन से आर्थिक लाभ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की आर्थिक संलग्नता को फिर से मजबूत किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक, जिसे शॉर्ट में एग्जिम बैंक कहते हैं, ने एक कार्यपत्र जारी किया है। इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय SADC, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय SADC देशों के बीच
रणनीतिक गठबंधन की आवश्यकता पर बल दिया गया। अब अगर हम ये बात करें कि दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय अर्थात SADC है क्या, तो SADC को समझ लें। इसको वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इस समूह में 16 देश शामिल हैं। ये देश अफ्रीका के कुल भू क्षेत्र में 35.4%, इसके समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 28.4% और जनसंख्या में 28.2% की हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पे 16 देशों के यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। ठीक है, SADC और भारत आपस में मजबूत और गहन संबंध साझा करते हैं। दोनों के मध्य वर्ष 2021 में 30.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल व्यापार हुआ था। इसके अतिरिक्त पिछले 26 वर्षों में SADC दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय SADC में भारत से 69.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। इस तरह SADC भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है। SADC के साथ भारत की संलग्नता को मजबूत करने के लिए जो रणनीतियां, उन रणनीतियों की बात करें तो पहला दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो देखिए इसके बारे में यदि बात करते हैं तो जो SADC क्षेत्र है अर्थात साउथ अफ्रीकी विकास समुदाय, ये क्षेत्र लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, तांबा और अन्य REE में समृद्ध है। दूसरा, समुद्री और रक्षा सहयोग। SADC जो है देश भारत के लिए प्रमुख रक्षा निर्यात गंतव्य है। इसमें हिंद महासागर के तट पर स्थित 9 अफ्रीकी देश जो है वो भी SADC में शामिल है। दोनों पक्ष सागर पहल, जिसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हिंद महासागर क्षेत्र में। तो सागर पहल के सहयोगात्मक ढांचे के आधार पर एक भय रहित तथा सुरक्षात्मक समुद्री परिवेश सुनिश्चित करने पर काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI बढ़ाकर SADC में विनिर्माण मुक्त श्रृंखला का विकास किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक वाहन मूल्य श्रृंखला के लिए संयुक्त अन्वेषण गतिविधियों के माध्यम से अन्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की व्यवस्था हेतु रणनीतिक गठबंधन बनाया जाना चाहिए। यहाँ पे आप अगर दक्षिण अफ्रीका देखना चाहें तो ये दक्षिण अफ्रीका, इसकी सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे ऊपर है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, इससे सीमा ये साझा करता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी दरों को मंजूरी प्रदान की है। देखिए, मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2022-23 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सल्फर जैसे पोषक तत्वों से युक्त फास्फेट एवं पोटास उर्वरकों के लिए NBS पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले से उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा किसानों को रियायती सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की आसान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी या आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। कोविड महामारी जनित लॉजिस्टिक समस्या के साथ साथ यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण उर्वरकों की व्यावसायिक कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। सरकार उर्वरक निर्माताओं या आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है। इनमें यूरिया और फास्फेट और पोटास के 25 ग्रेड उर्वरक शामिल हैं। फास्फोरस और पोटास उर्वरकों पर सब्सिडी NBS योजना के द्वारा शामिल की जा रही है। NBS के बारे में बात करें, न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम के बारे में, तो इसे पूर्ववर्ती रियायत योजना जो कि 1992 में लाई गई थी, 1992 में पूर्ववर्ती रियायत योजना, इसे 2010 में जो है बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया था, न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम नाम रखा गया था, NBS रखा गया था। इस योजना में प्राथमिक पोषक तत्वों NPKs अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर से युक्त उर्वरकों को शामिल किया गया। साथ ही सभी प्रकार के माध्यमिक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों सल्फर को छोड़ करके से युक्त उर्वरकों को भी कवर किया गया है। अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिश पर सब्सिडी दरें
दरें तय की जाती हैं। यह सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को द्वारा सीधे उर्वरक कंपनियों को जारी की जाती है तथा कंपनियां किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराती हैं। सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए सरकार के क्या पहले हैं? उच्च दक्षता वाले नैनो यूरिया या तरल उर्वरक का उत्पादन शुरू किया गया है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की घोषणा की गई है। उर्वरक के कुशल उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय ने सब्सिडी प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य कर दिए हैं। मंत्रालय ने सुरक्षा परीक्षणों की एक सूची जारी की है। अप्रैल 2023 से उन इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माताओं के लिए ये सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य करना अनिवार्य होगा जो निम्नलिखित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। किन योजनाओं के तहत प्राप्त कर रहे हैं? पहला है ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरणों के लिए उत्पादन से संबद्ध PLI योजना, एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण के लिए योजना का द्वितीय चरण फेम 2। ये परीक्षण 3 स्तरों पर किए जाएंगे: बैटरी पैक, बैटरी प्रबंधन प्रणाली और सस्ते सेल स्तर पर। ठीक है, मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन परीक्षणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई केंद्रीकृत परीक्षण इकाई नहीं है। इसके अतिरिक्त वाहन विनिर्माताओं के अपने अपने मानदंड हैं। हाल के महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की कई घटनाओं की वजह से इनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं या उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं के संभावित कारण कौन कौन से हैं? तो विनिर्माण संबंधी त्रुटि हैं, बाहरी छत का होना, बैटरी प्रबंधन प्रणाली के इस्तेमाल में दोष का होना, दोषपूर्ण चार्जिंग का होना इत्यादि। इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षा के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए उन इनिशिएटिव की बात करें तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया परीक्षण और प्रमाणन के लिए अवसंरचना की स्थापना करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने लिथियम आयन बैटरी पैक और ट्रैक्शन सिस्टम के लिए प्रदर्शन मानदंड जारी किए हैं। ये मानदंड अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO के व्यापक मानदंडों के अनुरूप है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत EV बैटरी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरणों के लिए PLI योजना, एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC के लिए PLI योजना और फेम 2 के बारे में। तो देखिए, पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल और उपकरणों के लिए PLI योजना। इसके तहत उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकी AAT उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। दूसरा है एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए PLI योजना। इसके तहत घरेलू और विदेशी दोनों संभावित निवेशकों को गीगा स्केल ACC विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए अयस्क प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है के साथ ही आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। साथ ही इसमें अधिकतम मूल्यवर्धन गुणवत्तापूर्ण आउटपुट के अलावा पूर्व निर्धारित अवधि के भीतर पूर्व प्रतिबद्ध क्षमता स्तर प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। फेम 2 की बात करें, यह भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और इसके विनिर्माण के लिए इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देती है। इसमें मांग प्रोत्साहन, चार्जिंग स्टेशन और या इसके नेटवर्क की स्थापना आदि शामिल है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट FDA के अनुसार निर्वनीकरण को रोकने में विश्व असफल रहा है। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट जो है के मुताबिक वर्ष 2021 में आयरलैंड के क्षेत्रफल के बराबर वन जो है पूरे विश्व में नष्ट हो गए हैं। FDA फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट जो है ये एक स्वतंत्र व नागरिक समाज के नेतृत्व में शुरू की गई पहल है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि का पुनरुद्धार करने के वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति का आकलन करना है। ये लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्रों के माध्यम से तय किए गए हैं। इनमें वनों पर निवार घोषणा पत्र तथा वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स घोषणा पत्र 2021 का शामिल है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? विश्व वर्ष 2030 तक वनों के नुकसान और निम्नीकरण को रोकने के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है। दुनिया भर में निर्वनीकरण दर में वर्ष 2018 से 20 की आधार रेखा की तुलना में
वर्ष 2021 में केवल 6.3% की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में ब्राजील की सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। इसको फैक्ट के रूप में याद रखना है। वनों के नुकसान के लिए इमारती लकड़ी आदि जैसी मदों और जीवाश्म ईंधन जैसे खनन जीन्स की वैश्विक मांग मुख्य रूप से जिम्मेदार है। राष्ट्र वनों के संरक्षण और बहाली के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में पिछड़ रहे हैं। वनों के लिए कुल हानि का जोखिम कम करने वाला वित्त मिटिगेशन फाइनेंस प्रति वर्ष औसतन 2.3 अरब बिलियन का है। कुछ सुझाव दिए गए हैं। सरकारों, कंपनियों और नागरिक समाज को वन कार्रवाई योजना में तेजी लाने के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक बजट के ढांचे में वन जोखिम और प्रभावों को शामिल करना चाहिए। वर्ष 2030 तक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वनों हेतु 200 गुना अधिक वित्त पोषण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हानिकारक कृषि सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय की समीक्षा की जानी चाहिए। आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना आधारित अलग अलग कच्चे माल से उत्पादित इथेनॉल के लिए अधिक मूल्य को मंजूरी दी है। यह मंजूरी चीनी सीजन 2022-23 के लिए ईबीएम कार्यक्रम के तहत दी गई है। कच्चे तेल में सीरा, मोलेसेस और गन्ने का रस या चीनी या शुगर सिरप शामिल हैं। इथेनॉल मिश्रण को एक ऐसे मिश्रित मोटर वाहन ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें इथेनॉल अल्कोहल हो और जो कम से कम 99% तक शुद्ध हो। साथ ही यह कृषि उत्पादों से प्राप्त किया गया हो और विशेष रूप से गैसोलीन के साथ मिश्रित हो। गन्ना आधारित कच्चे माल के अलावा मक्का और भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अधिशेष चावल से भी इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी गई है। सरकार ईबीएम अर्थात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम संचालित कर रही है। इनमें तेल विपणन कंपनियां 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से या मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। देखिए, यह कार्यक्रम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। पेट्रोल में औसतन 10% इथेनॉल के मिश्रण के कुल लक्ष्य को जून 2022 में प्राप्त कर लिया गया था। इसी को देखते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति की निर्धारित अवधि को वर्ष 2030 तक की बजाय 2025 कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ, चीन और भारत 5वां है। इथेनॉल मिश्रित ईंधन का महत्व क्या होता है? देखिए, यह कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। यह पेट्रोल की तुलना में बहुत कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है। यह ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है, कच्चे तेल के आयात बिल को कम करता है और अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है। यह स्थानीय उद्यमों और किसानों को कर्जा से जुड़ी अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है। इथेनॉल मिश्रण में सुधार के लिए जो उपाय किए गए उनकी बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में गैर मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क की घोषणा की गई है। अनाज आधारित डिस्टिलरीज आश्वनियों को भी छूट योजना का लाभ दिया गया है। ब्याज छूट योजना का लाभ दिया गया है। पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। ऑटोमेटिव ईंधन E12 का मतलब हो गया, इसमें 28% पेट्रोल है, 88% पेट्रोल है और 12% इथेनॉल है। टोटल 100% हो गया। तथा इसी प्रकार से E15 के उपयोग हेतु निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीडस्टॉक की अनुमति देने हेतु राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किए गए हैं। अब कुछ शॉर्ट करंट अफेयर को देखते हैं। पहला है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव CRI के बारे में। वैश्विक स्तर पर रैंसमवेयर हमलों को देखते हुए CRI ने अपने संस्थागत सहयोग को अधिक गहन करने का निर्णय लिया है। CRI में भारत सहित 36 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंडे को मजबूत करना है। भारत और लिथुआनिया संयुक्त रूप से CRI इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव के नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। हाल ही में संपन्न शिखर सम्मेलन में CRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स का गठन का निर्णय लिया है। ICRTF का उद्देश्य लोकशीलता में सहयोग करना,
रैशमबेयर समूहों को बाधित करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना तथा इन समूहों की अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकना है। आगे बात करते हैं सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो देखिए, गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। CANSO कैंशो हवाई यातायात प्रबंधन उद्योग के लिए वैश्विक अभिव्यक्ति है। इसके सदस्य दुनिया के 90% से अधिक हवाई यातायात का समर्थन करते हैं। CNSO या कैंशो के अंतर्गत सदस्यों का समर्थन करने वाले 5 क्षेत्र आते हैं: अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन तथा मध्य पूर्व। यह संगठन ज्ञान, विशेषज्ञता और नवाचार को साझा करने के लिए उद्योग के बीच संपर्क स्थापित करके वैश्विक वायु यातायात प्रबंधन प्रदर्शन का अवलोकन करता है। आगे बात करते हैं शिक्षा आधारित लक्ष्य पहल के बारे में। तो देखिए, स्कीम बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव SBTI वस्तुतः CDP एक गैर लाभकारी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक संयुक्त पहल है। SBTI निजी क्षेत्र में जलवायु कार्यक्रम का संचालन करती है। यह विज्ञान आधारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संगठनों को सक्षम करके करती है। SBTI 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अभियान के लिए बिजनेस एम्बिशन की प्रमुख भागीदार भी है। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, व्यवसायों और उद्योग जगत के नेताओं के वैश्विक संगठन का एक आह्वान है। यह कंपनियों को शुद्ध शून्य विज्ञान आधारित उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। स्टील स्लैग की बात करते हैं। टाटा स्टील जमशेदपुर से सीमा सड़क संगठन BRO परियोजना अरुणांक कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। तो अरुणांक तक प्रस्कृत टाटा स्टील जमशेदपुर से सीमा सड़क संगठन परियोजना अरुणांक तक प्रसंस्कृत स्टील स्लैग एग्रीगेट्स रेलवे ट्रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, टाटा स्टील तथा BRO की एक संयुक्त पहल है। स्टील स्लैग इस्पात विनिर्माण के दौरान निकलने वाला एक उप उत्पाद है अर्थात बाई प्रोडक्ट है। यह इस्पात जो है निर्माण भट्टियों में पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्लैग एक पिघले हुए तरल के रूप में होता है। यह सिलिकेट और ऑक्साइड का एक जटिल मिश्रण होता है। यह ठंडा होने पर जम जाता है। इसके प्रयोग कहाँ है? मृदा की अम्लता को कम करने में, कृषि क्षेत्र में मृदा की अम्लता को कम करने में, विनिर्माण, सीमेंट उत्पादन इत्यादि में। कच्चा लोहा पिग आयरन की बात करें तो रूस 2022-23 की अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान भारत को पिग आयरन का निर्यात करने वाले देशों में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर के उभरा है। पिग आयरन को कच्चा लोहा या क्रूड आयरन भी कहा जाता है। इसका उत्पादन लौह अयस्क या इल्मेनाइट को प्रगलित स्मेल्टिंग करके किया जाता है। प्रगलन जो होता है ये निष्कर्षण धातु विज्ञान का एक रूप है। प्रगलन का उपयोग धातु के अयस्क से धातु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जो धातु का ओर होता है उससे धातु को निर्मित करने के लिए किया जाता है। पिग आयरन में सिलिका, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम और अन्य सूक्ष्म तत्वों के साथ बहुत अधिक कार्बन सामग्री होती है। इसमें कार्बन सामग्री अधिक होती है। उच्च कार्बन सामग्री इसे नाजुक बनाती है। इसके कारण कुछ सीमित अनुप्रयोगों को छोड़ करके इसका प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसे इस्पात, पिटवा, लोहा, मिश्र धातु आदि का उत्पन्न करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। आगे एक शब्दावली है ट्विन ट्रांजिशन। ट्विन ट्रांजिशन किससे संबंधित है? तो यह ट्विन ट्रांजिशन जो है दृष्टिकोण के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा हेतु एक विशाल व व्यापक अवसर मौजूद है। इस अवसर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ट्विन ट्रांजिशन दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता चौथी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0 की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई है। यह दृष्टिकोण डिजिटल और संधारणीयता को अलग थलग नहीं करता, इसकी बजाय यह दक्षता और उत्पादकता के मामले में बड़े लाभों के अवसर प्रकट करने के लिए उन्हें आपस में जोड़ता है। इस दृष्टिकोण को अपना करके नेतृत्वकर्ता अपने संगठनों को भविष्य में भी संचालित बनाए रखने के लिए डिजिटल और संधारणीय एजेंडे के साथ ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्विन ट्रांजिशन से संबंधित है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। आगे सुर्खियों में रही व्यक्तित्व में हम लोग इला भट्ट के बारे में देखें तो इला भट्ट जिनका जन्म 1933 में हुआ था, उनकी मृत्यु होती है 2022 में। महिला सशक्तिकरण से जुड़े
जुड़ी प्रमुख कार्यकर्ता इला भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। इनके प्रमुख योगदानों की बात करें तो भारत में स्वनियोजित महिला संघ सेवा की स्थापना की थी। यह संगठन महिलाओं के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की थी। सूक्ष्म वित्त संगठनों के वैश्विक नेटवर्क वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग की स्थापना की थी। वह बिल्डर्स नामक विश्व के नेताओं के एक समूह का हिस्सा थी। एडल्टर्स की स्थापना मानवाधिकारों शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, एल्डर्स की स्थापना किसने की थी? नेल्सन मंडेला। इसकी सदस्य ये भी थी। इन्हें पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आदि सहित कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब आगे बात करते हैं इथोपिया की, जिसकी राजधानी है अदीस अबाबा के बारे में। तो इथोपिया सरकार और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध देश है। यदि आप मैप में देखेंगे तो ये क्या है? एक भू आबद्ध देश है, सीमावर्ती राष्ट्र। इसके कौन से हैं? इसके उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पे इरिट्रिया है, फिर इधर आपका उत्तर पूर्व में जिबूती है, पूर्व में सोमालिया है और दक्षिण में केन्या है यहाँ पर। तब पश्चिम में दक्षिणी सूडान और सूडान स्थित है। भौगोलिक जलवायु की बात करें या भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो जलवायु यहाँ की ऊंचे क्षेत्रों में समशीतोष्ण से लेकर के निचले क्षेत्रों में उष्ण जलवायु तक परिवर्तन या उष्ण जलवायु तक परिवर्तनशील जलवायु पाई जाती है। उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट रॉस डेजन। सबसे बड़ी झील कौन सी? टाना झील या टाना झील। नीली नील नदी का स्रोत है ये। निम्नतम बिंदु डैनाकिल डिप्रेशन है। और यहाँ की प्रमुख नदियों में नील नदी, ओमो नदी, आवास नदी इत्यादि हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।